Hello students, welcome again to my class, and today we will be going to continue the first chapter of book second, and this is the third part of chapter first. Yesterday we have already started the topic organization and reorganization of states. The constitution of government appointed State Reorganization Commission in 1953 to look into the question of the boundaries of the states कि ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो काम था उसके लिए कमीशन सेटअप किया गया था 1953 में, और जिसका काम था कि भाई जो अलग अलग स्टेट्स के लिए जो डिमांड्स उठ रही थी उनसे रिलेटेड जो बाउंड्रीज सेटअप करनी है वो डिसाइड कर सकें. In its reports, SRC accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. And in 1956, State Reorganization Commission passed an act, and this led to a creation of 14 states and 6 union territories. जब SRC ने अपनी रिपोर्ट पेश करी तो उन्होंने यही कहा कि भाई जो भी बाउंड्रीज क्रिएट की जाएं उसके थ्रू लैंग्वेज बेसिस पर ये स्टेट्स बननी चाहिए ताकि एक सेपरेट एरिया हो हर लैंग्वेज बोलने वाली ग्रुप्स का. तो इसके लिए इन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया और इसकी वजह से बाद में 14 नई स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की गई. अब ये सारी चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ क्वेश्चंस थे, यानी कि जो आपके जो प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको मर्ज किया जाना था वो भी कहीं ना कहीं कुछ डरे हुए थे. उनको भी कुछ क्वेश्चंस थे उनके कि कहीं जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उन प्रोविंसेस की, कहीं वो गवर्नमेंट उनसे छीन तो नहीं लेगी. प्रॉपर्टी एंड सिविल लिबर्टीज़ ऑफ प्रिंसेस वुड बी टेकन अवे. Retaining their property and estates, Sardar Patel ensured the princes that there would be no political attacks on them. Further, they were eligible to run for public office. Likewise, they would be guaranteed privy purses by the Constitution. कि उनको ये डर था, जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ के जो प्रिंस थे, कि बाद में अगर हम इनके साथ मर्ज हो जाते हैं तो जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके सिविल लिबर्टीज़ हैं प्रिंसेस की, वो कहीं गवर्नमेंट हमसे छीन ना ले. तो इसके लिए सरदार पटेल ने उनको इंश्योर किया कि भाई जो भी प्रिंसेस हैं उनके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल अटैक नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर अपनी मनमर्जी ज़बरदस्ती नहीं थोपी जाएगी, और उनको भी पब्लिक ऑफिस यानी जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पब्लिक ऑफिस हैं उसमें भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके अलावा उन्हें प्रिवी पर्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा. अब ये प्रिवी पर्स क्या है, ये वर्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है. तो इसका मीनिंग यही है कि प्रिवी पर्स एक सिस्टम था दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रिंसली स्टेट्स, कि भाई इसके थ्रू ये करते थे कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके जो प्रिंस थे, उनकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती थी, उनको रखने का अधिकार उन्हें प्रिंसेस को दिया गया. इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी अश्योर किया था कि उनको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से फंड्स वगैरह प्रोवाइड करवाते रहेंगे. तो ये प्रिवी पर्स सिस्टम था जिसको सरदार पटेल ने अश्योर किया कि ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी. एंड पटेल यूज द पेट्रियोटिक फेवर ऑफ द प्रिंसेस टू गेट देयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन. ये कल भी आपको बताया था कि भाई इसके लिए सरदार पटेल ने लोगों में एक देशभक्ति की जो भावना है उसको जगाने की कोशिश करी, और कल हमने हैदराबाद का, कश्मीर का, मणिपुर, इनके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से रिलेटेड टॉपिक्स कवर किए थे. तो अब ये कि स्टेट्स तो बन रही थी, लैंग्वेज से रिलेटेड हमारी जो फर्स्ट स्टेट क्रिएट हुई थी दैट वाज आंध्र प्रदेश. और वो किस वजह से, जो आंध्र मूवमेंट हुआ था 1953 में ये स्टेट बन गई थी, और दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट विच क्रिएट ऑन लैंग्वेज बेसिस. तो लैंग्वेज बेस पे एक तो बन गई, तो जब एक भाषा का जो मेन ये मूवमेंट उठा था उससे रिलेटेड जब एक बन गई तो दूसरी जगह से भी इस तरह की डिमांड्स उठनी शुरू हो गई थी. तो और भी कई स्टेट्स बनी थी, जैसे 1960 में बॉम्बे, यहाँ पर भी एक लैंग्वेज रिलेटेड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और उसकी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र दो पार्ट्स में अलग अलग इसको डिवाइड किया गया. फिर कर्नाटक
कर्नाटक से भी सेम चीज़ें थी कि बॉम्बे के अंदर जितने भी कर्नाटक यहाँ की जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी या उसका जो इन्होंने इशू उठाया था वहाँ से हटाकर कर्नाटक को भी बनाया गया। 1965 में मद्रास में भी इसी तरह की कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे और वो इसलिए हुए थे जब 1965 के करीब जब हमारी लैंग्वेज पॉलिसी बनी थी कि भाई हिंदी को हम एक ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर देंगे, तो उस वजह से जो खासकर साउदर्न स्टेट्स थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ था, बहुत दंगे फसाद हुए थे और इस वजह से बाद में हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने हिंदी के अलावा इंग्लिश और दूसरी और लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस अनाउंस किया था। तो आज अगर हमारे 8th शेड्यूल के अंदर देखें कॉन्स्टिट्यूशन के तो 22 लैंग्वेजेस आपकी शेड्यूल लैंग्वेजेस में इंक्लूड की गई हैं कि भाई जिस एरिया में भी ज़्यादातर जो भाषाएं बोली जाती हैं उसी में ही आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे सकते हो, जो भी आपका ऑफिशियल वर्क है वो कर सकते हो। अब आप ये देखो कि अगर उनकी इन डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया जाता उस टाइम पर, तो आज जो कंडीशन है उससे वो बिल्कुल अपोजिट होती। शायद हमारा जो एक इंडिया एज अ यूनियन आज दिखाई देता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, जैसा एक पार्टीशन के टाइम पे हुआ था उस तरह के पार्टीशन और भी बहुत सारे होते, कई लोग मारे जाते। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हो तो आपको लोगों की यानी हमारी जो गवर्नमेंट है उनको उनकी फीलिंग, उनकी डिमांड्स, वो क्या चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन सबको ध्यान में रखकर उनको अगर ज़रूरी लगता है तो उनको कंप्लीट किया जाना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारी जो पीसफुल कंडीशन है इसीलिए बनी हुई है, वरना ऐसा नहीं होता और इंडिया डिवाइड हो जाता। तो लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी या जो एग्रेशन था लोगों के बीच में वो ख़त्म नहीं हो रहा था। अलग अलग कई स्टेट्स बनती चली गई और उसकी वजह से कई स्टेट नई भी बनकर सामने आई, जैसे हरियाणा बन गई, पंजाब बनी, क्योंकि जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे, पंजाबी सूबा था, उन्होंने अपनी अलग डिमांड कर दी कि भाई हम पंजाबी बोलने वालों को अलग कर दें और जो हिंदी स्पीकिंग वाले थे उनको उनके लिए बनाई गई हरियाणा। इसी तरीके से पहाड़ी स्पीकिंग पीपल ऑफ पंजाब लेटर बिकेम हिमाचल प्रदेश एंड इन 1972 another major reorganization took place. That was Meghalaya was carved out of Assam in 1972. तो पंजाब से आपकी हिमाचल प्रदेश को अलग, मतलब जहाँ पर पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोग थे उनको अलग करके हिमाचल प्रदेश बनाया गया। 1972 में भी इसी तरह की और नई स्टेट्स बनी, जैसे 1972 में मेघालय असम से अलग किया गया एंड लेटर इवन मणिपुर एंड त्रिपुरा वर क्रिएटेड इन द सेम ईयर। तो बाद में इसी साल में त्रिपुरा और मणिपुर भी नए राज्य के रूप में बनाए गए। 1987 में स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम वर क्रिएटेड वाइल नागालैंड एग्जिस्टेड सिंस 1963 एंड दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 28 स्टेट्स इन इंडिया। इस तरीके से नए कई राज्य बनकर सामने आए, 28 स्टेट्स बनी और हर जगह अगर आप हर एरिया को देखें तो वहाँ पर एक डोमिनेंट सोशल ग्रुप नज़र आ रहा था लैंग्वेज से रिलेटेड। तो जो एक डर था कि भाई अगर हम भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स बना देंगे और उसकी वजह से हमारा इंडिया डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह से और ज़्यादा इजी हो गया हमारे इंडिया को चलाना, उसकी गवर्नमेंट को इजी हो गया उसको काम को करना कि भाई लैंग्वेज से रिलेटेड अब नई प्रॉब्लम्स, हालांकि छोटी मोटी चीज़ें अब भी उठती रहती हैं, आपके सेपरेटिज्म से रिलेटेड, नई स्टेट से रिलेटेड अभी भी होती रहती हैं, लेकिन उनकी डिमांड्स को कहाँ तक वो मतलब जस्टिफाइड हैं, अगर वो लगती हैं तो करा जाता है उसको, नहीं तो नहीं। अब लेटेस्ट आपकी जो 2014 में बनी थी दैट वाज तेलंगाना। तो तेलंगाना नई स्टेट बनी थी उस टाइम पर 29 स्टेट। तो इसके अलावा बहुत सारी बनी बाद में और नई डिमांड्स उठती रही। छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना 2000 में। द डिमांड फॉर सेपरेशन इज़ येट नॉट ओवर। अभी आपको बताया था कि एक सेपरेशन यानी कि अपने आप को एक अलग स्टेट में क्रिएट करने के लिए जो डिमांड्स हैं वो रुक नहीं रही थी। दीज इंक्लूड तेलंगाना इन आंध्र प्रदेश,
Vidarbha in Maharashtra, Harit Pradesh, Bundelkhand and Purvanchal in UP, Mithila land in Bihar, Saurashtra in Gujarat and Bodo land in Assam and Gorkha land in Bengal. In 2009, this demand had become more vociferous, especially in Telangana. In 2013, Central Cabinet agreed on the establishment of Telangana state. तो इस तरीके से 2013-14 में तेलंगाना जो स्टेट थी वो बनकर सामने आई एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग तेलंगाना स्टेट इज़ इन प्रोग्रेस. उसका काम आगे चलता रहा और 14 में वो एक नई स्टेट बनकर सामने आ गई. तो आज़ादी के इतने साल बाद हम क्या देखते हैं कि जो लैंग्वेज बेसिस पर जो अलग अलग हमने लोगों को ग्रुप बनाकर एक सेपरेट एरियाज़ में डिवाइड किया, उससे हमारी जो एक इंटीग्रिटी है, मतलब इतने डाइवर्सिटी होते हुए भी हमारी जो इंटीग्रिटी है, एकता है, उसके ऊपर कोई खतरा नहीं दिखाई दिया. और आज भी हमारा इंडिया जो है एक यूनाइट स्टेट बना हुआ है. और जो डेमोक्रेसी है हमारी क्या किसी भी कंट्री में देखो तो डेमोक्रेसी वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी, जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है मेजॉरिटी भी होंगे, प्लूरैलिटी भी होंगे, यानी जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, नॉट मेजॉरिटी बट प्लूरैलिटी, जहाँ पर बहुसंख्यावाद वाले लोग रहते हैं. और वहाँ पर लीडर्स को उनकी इच्छाओं को, उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करती रहनी पड़ेगी, तभी आप एक देश के अंदर पीसफुल कंडीशन बनाकर रख सकोगे. तो ये था आपका पूरा चैप्टर, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर. आपको फर्स्ट बुक में मैंने थर्ड चैप्टर करवाया था. अभी शायद जो न्यू आपका सिलेबस आ रहा है या अभी CBSE की तरफ से उसको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इधर उधर बच्चे देखते रहते हैं, तो उसमें शायद थर्ड चैप्टर आपका इस साल इंक्लूड नहीं किया जा रहा है. तो जब तक CBSE की वेबसाइट पर नहीं आएगा तब तक आप उसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन अपनी नोटबुक में उसे नोट मत करना. अभी जैसी नई कोई भी CBSE की न्यूज़ आएगी वो आपको अपलोड कर देंगे, आपको बता देंगे, तभी आपने वो नोटबुक में करना है. इस चैप्टर के अंदर जो भी अभी बताई हैं कि भाई ये स्टेट इससे अलग होकर बनी, इस ईयर में ये वाली स्टेट बनी, तो ये आपका मैप से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसी से बनते हैं. इस चैप्टर के अंदर आपकी बुक में भी दिए होंगे कि किस ईयर में कौन सी नई स्टेट बनी थी, कौन सी बाउंड्रीज क्रिएट हुई थी. इसी तरीके से कार्टून से रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं. आपको 11th में भी करवाए हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके कार्टून से रिलेटेड आते हैं, कुछ मैप से आते हैं, कुछ पैराग्राफ से. तो आप पैराग्राफ तभी अटैम्प्ट कर पाओगे जब आप अपने बुक से उन चैप्टर्स को रीड करोगे. ये 11th में भी आपको कई बार बताया, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रीड करने से कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ लास्ट में आके क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं कि भाई इनको पढ़ के काम चल जाएगा. तो आपके ये 5 मार्क्स के जो पैराग्राफ आते हैं वो आप तभी अटैम्प्ट कर सकते हो जब आपने अपना चैप्टर कम्प्लीटली समझा होगा, क्योंकि उसी पर बेस्ड हैं वो पैराग्राफ. तो अपने चैप्टर को ढंग से रीड करें. इजी चैप्टर्स हैं, सिंपल सी स्टोरीज़ हैं इस चैप्टर के अंदर. होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. समझ आया होगा. नहीं आया है, कुछ भी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं. और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.